और मैंने लोहिया को पढ़ा भी, सुन लीजिए। और लोहिया को पढ़ने के बाद में मुझे ये लगा कि ये व्यक्ति जो राम मनोहर लोहिया है, मैं अपनी निगाह से कह रहा हूँ, और ये मैं कोई कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इस व्यक्ति से मुझे बहुत प्यार भी है और इस व्यक्ति से मुझे बहुत झगड़ा भी है। क्यों है वो वजह? सबसे पहली बात जो लोहिया के बारे में जो 5 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वो लोहिया में बहुत खास है, और क्या 2-4 बातें हैं जो मैं लोहिया को बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा औचित्य उसका नहीं है या ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहली बात जो लोहिया के की चीज़ें में एक है, जो सबसे पहले मुझे लोहिया का जो फिगर आता है दिमाग के अंदर, हु इज़ लोहिया, तो एक ही बात मुझे आती है कि लोहिया का मतलब लड़ने वाला। हाँ, लोहिया का मतलब है कि एक जुझारू आदमी, लोहिया का मतलब एक फाइटर, लोहिया का मतलब है कि कैलकुलेट नहीं करता है वह व्यक्ति। जो मेरे पास जो इमेज है, इंदुमती केलकर की किताब आपके पास पढ़ी हुई है, मैंने उसको बायोग्राफी को पढ़ा है या लोहिया जी की जो भी राइटिंग्स पढ़ी, ये व्यक्ति हमेशा एक्टिव है, हमेशा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लोहिया जी जर्मनी से पढ़ के आए थे। लोहिया जी के ताल्लुकात और उनके पिताजी के ताल्लुकात ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से थे। लोहिया जी नेहरू को भी जानते थे, लोहिया जी इनको भी जानते थे, आपको गांधी जी को भी जानते थे। और लोहिया जी जर्मनी में भी जो कांग्रेस की का जो प्रोपेगेंडा का जो काम होता था वो भी करते थे वहां पे। तो लोहिया वाज नॉट ए स्मॉल पर्सन। लोहिया जी जब पढ़ के लौट के आए तो लोहिया जी जो फॉरेन अफेयर्स का जो मैगजीन होता था कांग्रेस पार्टी का, उसको एडिट करते थे। यानी फॉरेन अफेयर्स, और नेहरू जैसा टॉरिंग फिगर है जो इंडिपेंडेंस के बाद वो खुद ही मान लीजिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर नेहरू खुद ही थे अपने दौर में। तो नेहरू किसी दूसरे आदमी से करे कि चलो यार तुम ही एडिट कर लो। नेहरू को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आपको फॉरेन पॉलिसीज में। तो नेहरू के तो सब लोहिया सबको जानते थे। लोहिया क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आजादी जब होती है तो अगर वो लोहिया चाहते तो लोहिया को बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाता। सुन लीजिए, लोहिया चाहते तो कुछ भी मिनिस्टर बन जाते थे, लेकिन लोहिया ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना बेहतर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपोजिशन की आवाज को बुलंद करना चाहा। और आजादी आते आते या आजादी के वक्त आते आते लोहिया जो हैं उनका प्रेम जो था वो गांधी से तो नहीं कमजोर हुआ है ना, लेकिन नेहरू से उनका प्रेम जो है धीरे धीरे कम होते चला गया। और लोहिया मानते थे कि जो आजादी का जो वादा किया गया था, जो ख्वाब दिखाए गए थे, जो आजाद भारत में जिस तरह से नेहरू जी की नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, वो वैसा नहीं है। यानी लोहिया के आदर्शवाद को बहुत चोट पहुंचा है ना, और लोहिया फिर अपोजिशन का रास्ता अख्तियार कर लिए। और ये देखिए, आज हमारे पास दक्षिणपंथी सरकार है ना, जहाँ पे लोकतंत्र पे हमला है, मीडिया पे हमला है, तो हमको लगता है अरे पुराने जमाने में तो बहुत ही अच्छा होता था। याद रखिए कि पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को यही महापुरुष नेहरू जी ने ही उसको बर्खास्त किया था। इंदिरा जी के जमाने में भी कितने लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो याद कीजिए कि लोहिया जी इस दौर में पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उस दौर में कांग्रेस को प्रचंड मेजॉरिटी, लोहिया के अपने भी डिफरेंसेस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कांग्रेस के साथ सटना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन लोहिया का साथ उतना नहीं देना चाहती है। ऊपर से इंदिरा जी का भी रूल जो था, वो भी इंदिरा जी अपने आप में बहुत ही सुप्रीम लीडर थी, वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को वो भी झेल नहीं पाती। तो उस दौर में वो व्यक्ति अपोजिशन का रोल अदा किया। बिल्कुल अपना घर बार को छोड़कर लोहिया ने शादी भी नहीं की है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ जिससे मैं लोहिया का बहुत बड़ा मुरीद बना, कि लोहिया की खुद की सरकार केरला में थी। उस समय केरला नहीं था, एक छोटी सी उसका कुछ और ही नाम था वहां पे उनकी हाँ, ट्रेवनकोर कुछ ऐसा ही था। वहां पे सरकार थी, मिली जुली सरकार थी। लोहिया जी उस समय जेल में थे और उनके ही चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने किसानों पे गोली चलवा दी थी और उसमें कुछ लोग किसान मर गए थे। मेरी मेमोरी है नहीं कि कब की है, 62 की बात है कि 64 की बात है या 57 की बात है, मेरी मेमोरी नहीं है अभी। और लोहिया उस समय जेल में थे और जेल से उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसकी वजह से उनके पार्टी के लोग खुद नाराज हो गए कि ये बहुत
मतलब अगर हम अपनी जबान में कहें तो बहुत ही हरिश्चंद्र बने हुए हैं पॉलिटिक्स में, नहीं बहुत बड़े आदर्शवादी बने हुए हैं, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। और बाद में उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया, बाद में कई बार पार्टियां बनी, कई बार पार्टियां जुड़ी। तो जो लोहिया का सबसे बड़ा जो मेरे पास इमेज होता है, जो लोहिया का सबसे बड़ी चीज आती है कि वो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ, सिविल लिबर्टीज का जहां हनन होता है, जहां सरकारें बहुत ज्यादा दमनकारी हो जाती है, जहां जुल्म और ज्यादती की बात चलती है, जहां लोकतंत्र पे हमला होता है, वो व्यक्ति सबसे पहले वहां जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिट है लोहिया के अंदर में, ये भारत में दूसरे नेताओं के अंदर में नहीं देखने को मिलता है। दूसरे नेताओं के अंदर में क्या कैलकुलेशन है, अच्छा नहीं बोलते हैं, अरे क्या है, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, कभी और बोल लेंगे, अभी सही वक्त नहीं है। तो लोहिया की एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात लोहिया की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि लोहिया ने कास्ट के साथ साथ क्लास को भी और जेंडर को भी, तीनों को समाहित करने की कोशिश की है। क्योंकि आप देखिए, आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी लोग थे उसमें ज्यादातर लोग ऊंची जाति के लोग थे, खासकर ब्राह्मण लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। वो तो जे ऑस्टिन की किताब में आपको शायद लिस्ट दिया भी हुआ है कि कौन किस जाति का था, उसमें ओवरवेलमिंग मेजोरिटी वेयर ब्राह्मण्स, है ना, ऊंची कही जाने वाली जाति, जो भी ऊंची कही जाने वाली, ठीक है मैं समझ, अरे ह्यूरिस्टिकली कोई नीची और कोई ऊंचा नहीं होता है, समझ लीजिए ऊंची तथाकथित ऊंची, तथाकथित शोषित जातियां, ये कहिए तथाकथित जो शोषित जातियां थी वो वहां पे बैठी हुई थी। तो उसमें एससी लोगों को और एसटी लोगों को तो आपने रिजर्वेशंस दे दिया, और रिजर्वेशंस देने के बाद भी धर्मराज जी क्या हुआ कि उसमें भी बहुत सारी रिजर्वेशंस को पाने के लिए भी एससी और एसटी लोगों के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाली गई थी। मतलब कानून तो पास हो गया। अब मुझे याद है किसी ने एमफिल भी किया है जेएनयू के ऊपर में, शायद अंबेडकर ने किया, और अंबेडकर ने मुझे एक बार बताया था कि एससी और एसटी को शायद बहुत दिनों तक जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उसमें वहां रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वो बाद में मिला है। यानी कहने का मतलब है 97 में एजुकेशन में रिजर्वेशन, जो मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब कि कोई आईआईटी आईआईएम एम्स बन गया, पहले ऊंची जाति के लोग जाकर सब कुछ अपने आप को कब्जा कर लें, फिर देखा जाएगा सामाजिक न्याय जो बाद में है। पिछड़ी जातियों के ऊपर देखिए, अब हम नहीं कह रहे कि किसकी गलती थी, पिछड़ी जातियों की गलती थी कि उनके लीडरों की गलती थी कि दलित आंदोलन की कमी थी। पिछड़ी जातियां जो थी उसको तो दलित आंदोलन जो है वो उस तरह से उनको अपने साथ नहीं ले पाया। किसकी गलती है, एक रिसर्च का विषय है। और पिछड़ी जातियां भारत के अंदर में 60% 70% के करीब में है, और पिछड़ी जातियों के अंदर में बहुत ऐसी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में कुछ चंद को छोड़ दिया जाए तो बहुत लोगों की हालत दलितों से मिलती है। ठीक है, उनके यहाँ छुआछूत की बात नहीं है, लेकिन नौकरियों में वो लोग नहीं है, जमीन पर भी उनका कोई कब्जा नहीं है। अब आप जाट लोगों को, कुछ लोगों को देख लेंगे, किसी पैकेट में कुछ यादव को देख के पूरा ओबीसी मूवमेंट को खारिज करने की कोशिश की जाती है। मुझे पता है कि बहुत जगह पे ओबीसी लोग भी दलितों को मार रहे हैं, लेकिन पूरा ओबीसी मूवमेंट को खारिज करने की बातें भी बिल्कुल गलत है। तो लोहिया जी ने ओबीसी लोगों को नेतृत्व देने की कोशिश की, ओबीसी लोगों को लाया। और आज जहां भी सामाजिक न्याय की जो भी पार्टियां हैं वो कितनी सामाजिक न्याय की हैं, उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने बीजेपी से भी अलायंस कर लिया, ये सब मुझे पता है, मुझे ये मत बताइए। लेकिन उसको लीडरशिप किसने दिया? उसने लोहिया ने दिया। और लोहिया खुद पिछड़ी जाति से नहीं थे, लोहिया खुद एक बनिया मारवाड़ी फैमिली से थे। तो वो बात आप लोहिया को कैसे भूल पाएंगे जिसने कास्ट को बहुत ही सेंट्रली लाया, जिस कास्ट को लाने के लिए ना तो मार्क्सवादी लोग तैयार थे ना लिबरल तैयार थे। लिबरलों को लगता था कि व्यक्ति को अधिकार जो है ना वो भाई रानी के खिलाफ मेहतरानी को उतारने का जज्बा जी लोहिया के भीतर ही तो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई मार्क्सवादी राजनीति बिल्कुल 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 बिल्कुल। और और सुनिए, जो उदारवादी राजनीति है लिबरलिज्म, उसके अंदर उसके सेंटर में होता है धर्मराजी व्यक्ति, मतलब हम इंडिविजुअल को राइट्स देंगे। और मार्क्सवाद के अंदर में क्या प्रोलेटारिएट, ये दोनों जगह पर कास्ट खत्म होता है। व्यक्ति में भी कास्ट नहीं दिखता है इन लोगों को, और प्रोलेटारिएट में भी कास्ट नहीं दिखता है। ये जो 70 के बाद से जो बदलाव आया, हालांकि लोहिया जी पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए, वो राम जो अस्पताल में पड़े रहे, प्रोस्टेट का उनका ऑपरेशन हुआ, और उसमें वो लिख रहे हैं, मुझे याद है इंदुमती केलकर के उसमें चैप्टर में जिक्र है, वो कह रहे हैं अरे इतना डॉक्टर क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है, वो कह रहे हैं लोहिया को, कुछ ना कुछ उनको आभास हो गया है। तो आप देखिए तो लोहिया के अंदर में वो गट्स है। लोहिया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है 60 साल के करीब में ही 1910 में उनकी पैदाइश है, और शायद 66 में मर गए, तो वो 60 साल के से ज्यादा वो जी नहीं पाए। तो लोहिया ने जेंडर को भी सेंट्रली दिया। और लोहिया के अंदर में एक और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है
कि लोहिया ने जो मार्क्सवादी सिद्धांत को या यूरोपियन इतिहास को जो पढ़ा, तो उसका एक भारतीयकरण करने की भी कोशिश की उसने, है ना, सुन लीजिए, उसको एक भारतीय माने परिवेश में भी ढालने की कोशिश की। ये यूरोप के इतिहास को भी उसने आलोचना करने की कोशिश की, उन्होंने भारतीय दृष्टि से उसको देखने की कोशिश की, जो कि कई बार लोहिया से कभी कभी बहुत लोग इसके लिए नाराज भी हो जाते हैं कि उन्होंने इंडियनेस डालने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ये लोहिया के अंदर में राइट विंग टर्न है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। और रहा उनसे गांधी से प्रेम था, और गांधी को मैं भी जानता हूं कि गांधी ने वर्ण व्यवस्था पर जो बातें कही हैं, कितनी गलत बातें कही हैं, और अंबेडकर जी की बहुत सारी बातों को गांधी ने नहीं मान के बहुत गलत बात कही। गांधी की जो अंडरस्टैंडिंग थी आदिवासी को लेकर, वो भी सही नहीं थी। गांधी जो थे बहुत बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेते थे, सब बात हमको गांधी जी की पता है। हम ये बात को, गांधी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि बात पता है, लेकिन 2-3 बातें धर्मराज जी, मैं कह रहा हूं कि गांधी की जो 2-3 बातें, मैं आजकल फिर हिंद स्वराज पढ़ा हूं और देख रहा हूं कि तो बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। पहली बात गांधी का ये है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो मशीन का वो क्रिटिक कर रहा है ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये जो बड़ा बड़ा लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, सब हो रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन है इसके अंदर। आज इकोलॉजी देख लीजिए किस तरह से बर्बाद हुई है। हालांकि उस जमाने में भी अंबेडकर जी का गांधी जी से विरोध था। गांधी जी को कहते थे अंबेडकर की, गांधी जी प्रॉब्लम मशीन से नहीं है, प्रॉब्लम है कि मशीन का मालिक कौन है। मुझे लगता है अंबेडकर जी की ये बात सही है कि मशीन का मालिक कौन है, माने मार्क्सवादी व्याख्या दे रहे हैं अंबेडकर जी, लेकिन ये भी सही है कि मशीन कितना सस्टेनेबल है ना। आजकल देखिए कि आप किसी गांव में चले जाइए, आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को आपको मिलेंगे। गांव में बेल का शरबत ढूंढिए, कहीं नहीं मिलता है। नींबू का शरबत नहीं मिलता, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है आपको। किताब की दुकान कहीं नहीं मिलती है, खादी की दुकान नहीं है, कहीं अचार की दुकान नहीं है, लेकिन आपको चिप्स की दुकान है, और क्या क्या, और आपको हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हुआ। फिर गांधी की दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गांधी ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ हमें बोलना है। जो जमीर हमारा गवारा नहीं करेगा, उस चीज को हम कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में हो गया कि अगर कोई कानून बन गया और आपको पसंद नहीं है उस कानून को, आपको लगता है गलत है, तो ठीक है, आप पुलिस को मत मारिए, आप थाने को मत फूकिए, आप खुद ही भूख हड़ताल पर बैठ जाइए कि भाई हम भूख हड़ताल पर बैठे, हम इसको नहीं मानते हैं, हम मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम ये गलत चीजों को नहीं मानेंगे। आज बताइए, आज अगर हम उसके गांधी जी का जो स्वर ये है कि हम गलत चीजों के खिलाफ हम नहीं मानेंगे, इतना भी कोई शांतिपूर्ण तरीके से कर दे। आप देखिए मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है, दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है ना। अगर हम और आप अपने वोटर्स, मतलब अपने लीडरों से कह दे कि देखिए हम आपको वोट ही नहीं देंगे अगर आप इस तरह का पॉलिटिक्स करेंगे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में किस तरह की धांधली चल रही है कि हम बढ़ जाते हैं आज ही भूख हड़ताल पर कि सब कुछ सही हो जाना चाहिए। ये भी गांधी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गांधी की एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे फिर लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, मतलब गांधी ने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है, आजादी की बात की है, और आजादी के बहुत ही इंपॉर्टेंट माने हैं। मतलब दूसरों के जरिए अगर रूल कोई करे आपके ऊपर आके और वो कहे कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट रूल कर रहे हैं, तो गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे खराब से खराब रूल मगर मैं ही करूंगा। मिसाल के तौर पर हरदोई है, हरदोई के आप हैं, और हरदोई में आप लोग अपना कम्युनिटी हैं और मैं आउटसाइडर हूं। मैं वहां जाकर हरदोई को लोगों को, क्योंकि देखो मुझे बहुत टेक्निक आती है, मुझे ये आता है, मुझे एनिमल हस्बेंड्री आती है, मुझे एग्रीकल्चर आता है, तुम लोग को कुछ नहीं आता है, हम तुम्हारी यहाँ जाके तुमको बताते हैं कैसे तुमको मैनेज करना है, क्या करना है। तो गांधी जी वहां पे कहते हैं भैया हमें आप छोड़ दो, हम खराब से खराब रूल करेंगे, लेकिन हम खुद ही अपने आप से रूल करेंगे, तुम हमको छोड़ दो। तो ये बात कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमी का सवाल है कि आउटसाइडर आके क्यों बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक दलित आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में आप क्यों आ रहे हैं, हमको रिजर्वेशन दो, हमको ऊपर पहुंचाओ, हम अपने भाग्य का फैसला हम खुद करेंगे, तुम क्यों आ रहे हो हमारा फैसला करने में। तो लोहिया के अंदर में सारी चीजों का उनके अंदर में एक जोर था। अब लोहिया का बहुत सारी आलोचना भी है, अब हम आलोचना पे तो आज बात नहीं करेंगे। मान लीजिए उनका रिलेशन उस जमाने में जनसंघ पार्टी के साथ कैसा था। अब हम बहुत ही पॉजिटिव होंगे तो कह देंगे अरे जनसंघ की उतनी ताकत नहीं थी, हो सकता है लोहिया से भूल हो गई हो, या लोहिया को लग रहा हो कि इतनी बड़ी ताकत जनसंघ नहीं है ना। बहुत सारे अलायंस भी किए हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने अलायंस किया, जो किसने अलायंस नहीं किया है जनसंघ के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप देखिए बीपी सिंह की जो सरकार थी तो लेफ्ट फ्रंट और मतलब बीजेपी दोनों तो सपोर्ट कर रहा था उनको। तो एक तरह से वो तो ऑपोजिशन में तो कांग्रेस ही थी, एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट तो तीनों को माना जाएगा, जनता पार्टी को भी, लेफ्ट को भी और राइट को भी। मैं बता रहा हूं। और बहुत सारी 1967 के बाद
जब सरकार बनती थी, मिली जुली बनती थी कांग्रेस के खिलाफ, तो उसमें कौन सी पार्टी किसके साथ मिलती थी? सीपीआई भी कहीं हो रही है तो कहीं उसके साथ बीजेपी और जनसंघ भी उसके साथ मिला हुआ है। तो ये भी सारी चीजें हैं। लेकिन मिला जुला के मैं यही कह रहा हूँ कि लोहिया के अंदर में वो चीजें हैं, वो बगावत करने वाली चीजें, वो गलत चीजों से लड़ने वाली चीजें। बाकी लोहिया भी एक इंसान है, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी आलोचनाएं मिल जाएंगी। जैसे लोहिया ने हिंदी भाषा को लेकर बहुत जोर दिया, अब बहुत सारे साउथ के लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लोहिया का भी मानना है, उनका कहना है कि हम अंग्रेजी हटाने के खिलाफ में हैं, हम इसके खिलाफ में नहीं है कि हिंदी ही हो, कोई देसी भाषाएं हैं। तो आलोचना से परे लोहिया नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि लोहिया को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और लोहिया ने जो ओबीसी तबके को सामने लाया, जो एक अपोजिशन पार्टी के लिए जो जगह दी, जो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने लड़ा, और लोहिया ने ऊंची जातियों के लोगों को भी सामाजिक न्याय के आंदोलन में लाया। और उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका हित जो है वो पिछड़ी जाति के हित के साथ है, और पिछड़ी जाति के में भी जो शोषण करने वाले लोग हैं उनको भी पिछड़ी जाति के लोगों को उनको बाहर करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो एक क्लास की बातें हो रही है वहां पे। जैसे आप मान लीजिए हम ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो ओबीसी में जो एक्सप्लॉइटेशन ओबीसी कर रहा है उसको ओबीसी पॉलिटिक्स उसको बाहर करे, और ऊंची जातियों के अंदर में जो गरीब लोग हैं उसको इस ओबीसी पॉलिटिक्स में शामिल किया जाए, बहुजन में शामिल किया जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। एक अपर कास्ट ऊंची जाति का आदमी रिक्शा भी चला रहा है तो वो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत महान हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं। तो क्लास सॉलिडारिटी पैदा नहीं हुई। लेकिन लोहिया ने वो बातें दिखाई। तो वो इंदुमती केलकर की जो किताबें हैं, ये सब मैं पढ़ा तो मैं लोहिया से बड़ा इंप्रेस हुआ। हालांकि बहुत सारी बातें चूंकि मेरे ऊपर लेफ्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए बहुत सारी बातों में मैं लोहिया जी के साथ अभी भी डिसएग्री करता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम। उसी तरह से गांधी का भी ये दो तीन जो कंसेप्ट हमको आ रहा है कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को लेके उनका कंसर्न, या गलत के खिलाफ बोलने का उनका जो कंसेप्ट, या फिर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो गांधी की जो बात थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट, जो बाकी चिंतकों में उस तरह से नहीं आते। जुल्म के खिलाफ बोलना है, हम नहीं, हम डटे रह जाएंगे। और गांधी ने बहुत कुछ करके भी दिखाया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं करके दिखाया। आजादी के दौरान में जब दंगा होना शुरू हुआ तो कई जगह पे वहां पे गए। बाकी पार्टीशन हुआ तो क्या गांधी उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे? ये सब सारी बातें रिसर्च का विषय है, आपकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर लोहिया को इग्नोर नहीं कोई करेगा। और मूर्खता होगी लोहिया को इग्नोर करके, क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने कुछ अपने, हमारे ही बहुजन नायक ही हैं, है ना। अब हर बातों पे बहुजन नायक जितने सारे हैं, सारे लोग एक ही तरह से बात करें, ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता। फूले, अंबेडकर, पेरियार, इनकी बातों का कहने की शैली में भी बहुत ज्यादा समानता है और कुछ विविधता भी है। तो हमको विविधता के ऊपर लड़ के अपने ही यूनिटी को तोड़ना, मुझे लगता है सही नहीं है। ये मुझे आज के लिए कहना था लोहिया जी के बारे में। कॉमन चीजों जी, कॉमन चीजों पे ज्यादा जोर दें। और आपने एक बार बात कही भी थी, ये बात शायद हम एक बार लोहिया के ऊपर आर्टिकल लिखे थे और हम लाइब्रेरी कैंटीन में पढ़ रहे थे, तो आपने यही बात कही, कॉमन चीजों पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है।